Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today again, now we will start your next topic, which is nothing but the curl of a vector field. In last video we have discussed about the mathematical definition of the curl of any vector field and the geometrical interpretation of the vector curl of the vector field. ठीक है ना। और उसमें हमने एक एग्जांपल की हेल्प से आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश की थी। आई थिंक आपको वो समझ में आ भी गया होगा। और हमने वहाँ पे पता किया था कि जो आपका कर्ल होता है किसी वेक्टर फील्ड का, वो उसके रोटेशन को डिफाइन करता है। हम उसके रोटेशन के बारे में उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न था कि मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था। लेकिन ऐसा कैसे होता है और कैसे ये इन्फॉर्मेशन देता है, उसका एक्चुअल में जो मीनिंग आपको पता चलेगा वो पता चलेगा उसके फिजिकल मीनिंग में। तो हम इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसे प्राप्त करने के लिए पहले हम इसके बारे में थोड़ा फिजिकल इंटरप्रेट करेंगे और उसके यानी कि हम भौतिक व्याख्या करेंगे कि भौतिकली इसकी क्या सार्थकता है। और उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को लेकर आएंगे और डेफिनेशन लेकर आने के बाद उस डेफिनेशन के बेस पर हम इसका जो आर्टिकल, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको बताई गई थी, उस आर्टिकल को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो लास्ट 2 वीडियोज़ थी उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे और साथ में इस आर्टिकल को कंप्लीट करने की आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे। इसलिए पहले उन 2 वीडियो को देखने के साथ साथ इस वीडियो को आप पूरा एक कंप्लीट देखने की कोशिश करें। ठीक है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन। तो हेडिंग हो गई आपकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। ठीक है ना। अभी तक जो मैंने बताया इसके बारे में एक मैथमेटिकल डेफिनेशन थी और इसके रोटेशन के बारे में। तो कैसे रोटेशन के बारे में बताता है उसे हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि मैं आपको एक फील्ड हम लेकर चलेंगे और उसके लिए हमें क्या करना है कि एक लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। लाइन इंटीग्रल के बारे में आपको क्लास में बताया गया होगा और यदि नहीं बताया गया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा या अपने ओर से भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा यदि लाइन इंटीग्रल आपको क्लियर नहीं है तो। अदरवाइज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर भी आपके अलग से वीडियो बनाकर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। चलिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक फील्ड कंसीडर करेंगे। फॉर दिस वी कंसीडर ए वेक्टर फील्ड। तो लिख लेते हैं क्या कंडीशन होगी वो भी देख लेंगे। फॉर दिस वी कंसीडर ए वेक्टर फील्ड वेक्टर ए। ओके। अब ये फील्ड कैसा होगा इस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये फील्ड कैसा होना चाहिए हम उस बात पर भी डिस्कशन करेंगे। अभी मैं ये मानकर चलूँगा कि ये जो फील्ड आपका है ये फील्ड आपका नॉन लैमिनर है और रोटेशनल है। क्योंकि यदि लैमिनर और इरोटेशनल हुआ तो उस कंडीशन में आपका कर्ल क्या होगा, 0 होगा। आप चाहे तो ये ना भी माने तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर फिजिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन में आप देखोगे कि यदि हम ऐसा नहीं भी मानते हैं तो उस कंडीशन में आप वहाँ पर उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कलेक्ट कर लोगे कि रोटेशनल होगा तो इसकी वैल्यू 0 ही क्यों होगी। ठीक है। तो फॉर दिस वी कंसीडर ए वेक्टर फील्ड विच इज, मैं यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आप इसे मानिए, विच इज यहाँ पर लिख लेते हैं विच इज नॉन लैमिनर। ये आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियो में। लैमिनर फील्ड कैसा होगा, जो स्तरित ना हो, नॉन लैमिनर और रोटेशनल।
rotational. Now we will try to calculate. Now we will calculate. Now we will try to calculate the line integral along the boundary Now we will try to calculate the line integral या ऐसे कर लीजिए, line integral of a vector field vector A around a rectangular या ऐसे कर लीजिए, अराउंड ए रेक्टेंगुलर, ओके कोई प्रॉब्लम, रेक्टेंगुलर प्लेन ABCD ठीक है। किसके अलोंग लेने की कोशिश करेंगे हम? एक रेक्टेंगुलर प्लेन ABCD के, उसकी बाउंड्री के अलोंग हमें क्या करना है? एक लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है ऑफ ए वेक्टर फील्ड वेक्टर A विच इज लाइक दिस प्रॉपर्टीज नॉन लैमिनर और रोटेशनल, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक्चुअल में जनरली आपको ये बुक्स में इतनी जल्दी से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अराउंड ए रेक्टेंगुलर प्लेन ABCD। अब इस कंडीशन में भी मैं क्या करूँगा कि दो डिफरेंट ओरिएंटेशंस की बात करेंगे, और वो दो डिफरेंट ओरिएंटेशंस जो होंगे जिनमें हम ये जो लाइन इंटीग्रल है कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, उन्हीं से आप देखेंगे कि इसके जो मीनिंग है वो निकल कर आने वाला है। तो कंसेप्ट सीखना है, यहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट समझना है, एक्चुअल अदरवाइज जो प्रॉब्लम आपके वो काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पर आप जरा देखिएगा, मैं यहाँ पर दो डिफरेंट ओरिएंटेशन की बात करेंगे। हेयर वी टेक टू डिफरेंट ओरिएंटेशन और देखिए इसमें कहीं भी इस बात का ये नहीं आएगा कि रोटेशन वर्ड यूज नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखिए, लेकिन फिर भी हम इसे रिलेट करेंगे कि कैसे ये रोटेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। नाउ हियर वी टेक टू डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन ABCD। सो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा केस फर्स्ट फॉर, तो ऐसे कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन फर्स्ट, ऐसे कह सकते हैं ओरिएंटेशन फर्स्ट। तो ओरिएंटेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा किस ओरिएंटेशन की हम बात करेंगे। सपोज करिए कि सबसे पहले हम इजी वे में बात करेंगे कि हम एक फील्ड को कंसीडर कर लेते हैं और वो फील्ड आपका नॉन लैमिनर है, रोटेशनल है, लेकिन नॉन लैमिनर रोटेशनल में सबसे जो इजीस्ट वे होगा या सिंपलेस्ट वे होगा फील्ड का, उसे मैं थोड़ा सा कंसीडर करने की कोशिश करूँगा। सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये कोई फील्ड है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास कोई फील्ड है जो कि जिसकी डायरेक्शन आपकी क्या है, फिक्स है। डायरेक्शन क्या है, फिक्स है, लेकिन आप देख सकते हो थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि जैसे जैसे हम अप डायरेक्शन में मूव करते हैं, वैसे आप देख सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है वो धीरे धीरे क्या होता चले गया,
कम होता चले गया। क्लियर है ना? दैट मीन्स कि जो फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। सपोज कर लीजिए कि ये आपका वेक्टर ए जो आपका फील्ड है, ठीक है। अभी मैंने कहा कि रोटेशनल है या रोटेशनल है या नॉन लैमिलर है। अभी आप यदि पिछली डेफिनेशन आपको पता है जो मैंने फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया इंटरप्रिटेशन की कर्ल की, उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये नॉन लैमिलर है या रोटेशनल है। लेकिन देखने से आपको दिखाई देगा कि जो पीछे मैंने एग्जांपल्स आपको ज्योमेट्रिकली बताए थे इसके रोटेशनल फील्ड के या रोटेशनल फील्ड के, तो उनसे यदि देखा जाए तो एक ओर से हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये रोटेट नहीं कर रहा है, तो है ना। बट आप देखेंगे कि एक्चुअल में जो ज्योमेट्रिकल पिक्चर थी उसमें आपको रोटेशन दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने वहाँ पर आपको कहा था कि जब आप कर्ल की बात करते हैं तो उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। तो जिस सिचुएशन को आप देख रहे हैं अब वो आप पर डिपेंड करता है कि वो आप उसके एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं या वाई कंपोनेंट की या जेड कंपोनेंट की। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोटेशन होगा। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा मैथमेटिकल, और याद रखते हैं कि लास्ट के लिए एक एग्जाम्पल भी हमें बताना है, ठीक है ना। मैं उसको एग्जाम्पल भी दूंगा कि कैसे इसे हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अभी इसकी डायरेक्शन फिक्स है। अब मैं जिस ओरिएंटेशन की बात करता हूं, मैंने एक प्लेन कंसीडर किया जो रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर इसलिए लिया है, प्लेन आप किसी भी शेप का ले सकते हैं और इंडिपेंडेंट है, लेकिन रेक्टेंगुलर लेने से हमें एक बेनिफिट होगा कि उसके लिए जो लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना हम चाहते हैं वो काफ़ी ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और फील्ड की डायरेक्शन भी फिक्स करने का हमारा रीज़न यही है कि हम जैसे डायरेक्शन फिक्स करेंगे तो डायरेक्शन फिक्स करने पर जो लाइन इंटीग्रल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना और भी आसान हो जाएगा। तो इसके फिजिकल मीनिंग को हम इंटरप्रेट करने के लिए सबसे इजी सिचुएशन को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं क्या कंसिडर करूँगा कि मैंने जो प्लेन लिया है, रेक्टेंगल प्लेन जो ABCD कंसिडर किया है, वो प्लेन इसके क्या है, इस फील्ड के क्या है कि वो परपेंडिकुलर है। क्या है वो? इस थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई। तो आप थोड़ा सा इस तरीके से समझ लीजिएगा कि ये प्लेन आपका A, B, C और D, ठीक है ना। तो जब परपेंडिकुलर है तो लाइक दिस सिचुएशन होगी। ये थोड़ा पीछे से आपको दिखाई देगा, तो यहाँ से इसे हटा देते हैं, तो जस्ट लाइक दिस सिचुएशन आपकी यहाँ पर होने वाली है। तो ये परपेंडिकुलर लाइंस इस पर, ठीक है, इस तरीके से। और लाइन इंटीग्रल हम ले लेते हैं। तो फर्स्ट ओरिएंटेशन क्या है आपका, व्हेन द रेक्टेंगल प्लेन, थोड़ा ध्यान से समझने कीजिएगा, वीडियो लेंथी होने वाली है क्योंकि मैं कंसेप्चुअल बात करूंगा और 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो लेंथी होगी। इसलिए वीडियो पर लगातार बने रहें और अपने कमेंट जरूर करिएगा यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है। यदि कोई नया टॉपिक आप मैथ से या फिजिक्स से पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। व्हेन द रेक्टेंगल ABCD इज, व्हेन द रेक्टेंगल प्लेन, है ना, रेक्टेंगुलर कह दीजिए, रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर, हाँ ऐसे ही कह दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लीजिए, रेक्टेंगुलर प्लेन, है ना, ऐसे ही कह दीजिए, प्लेन ABCD इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड वेक्टर A, ठीक है ना। देन अब आप यहां पर देखिएगा, हमें निकालना क्या है, लाइन इंटीग्रल अलोंग द बाउंड्री ऑफ दिस रेक्टेंगल, और ओरिएंटेशन हम लेंगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने ऐसे लिया, जब ऐसे लिया किसकी बाउंड्री है, ABCD की, तो आपने देखे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लिया तो यहाँ लगा दीजिए एरो, जस्ट लाइक दिस। तो ये आपका हो गया। क्या निकालना है, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन होती है A.dl आपको करना होता है, और ये dl जो है आपका लेंथ एलिमेंट होता है अलोंग द बाउंड्री ऑफ द कर्व। अब मैं इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करूंगा सिंपलेस्ट वे में, A से B तक जो आपका A.dl हो गया,
प्लस B to C A dot DL, second is C to D vector A dot vector DL, and next is plus D to A vector A dot vector DL. क्लियर है ना? अब यहाँ पर आप देखिए ये वेक्टर है, ये DL है। DL क्या? लेंथ एलिमेंट अलोंग द बाउंड्री। यदि आप बात करें कि जो आपका प्लेन है वो आपका ऐसे हो गया और फील्ड आपका ऐसे हो गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इस कर्व की, जो इस प्लेन की जो बाउंड्री है, यानी कि इच साइड है, उस पर ये वेक्टर फील्ड आपका क्या है? परपेंडिकुलर है। DL दिस एंड वेक्टर ए दिस, DL दिस वेक्टर ए इज, DL इज इन दिस डायरेक्शन एंड वेक्टर इज एंड दिस इज, ठीक है ना? तो in each case along each element of the boundary of the curve the vector A is perpendicular to that length element, so the dot product will be 0. When we open the dot product between two vectors, then we get here cos component, cos theta, and the value of the cos 90 degree becomes 0. So since each side of the rectangle ABCD is perpendicular to the field vector A, so the value of each line integral in this orientation becomes 0. That is, the line integral along this rectangular curve ABCD A dot DL is equal to 0. Is that clear? Okay. तो यहाँ से आप देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आपका इंटीग्रल वैल्यू है वो आपकी क्या है? 0. अब देखिए हम क्या करेंगे, अब रोटेशन का सेंस कैसे आता है। अब मैं क्या करूँगा कि इस प्लेन को रोटेट करूँगा। क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने पर अब मैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लेकर जाऊंगा जब ये प्लेन आपका इसके क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। किसके? फील्ड के। अब बात करेंगे हम सेकंड ओरिएंटेशन की। तो यहाँ पर सेकंड ओरिएंटेशन में बात करते हैं ओरिएंटेशन सेकंड। देखिए ओरिएंटेशन काफ़ी हो सकते हैं, बहुत सारे ओरिएंटेशन होंगे, तो मैं सिर्फ 2 ओरिएंटेशन की बात करूंगा इसमें, इसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए। तो हमने तो ऐसे रोटेट कराया, अभी आप देखिए इस एक्सिस के अबाउट मैंने रोटेट कराया, ये ऐसे भी रोटेट हो सकता है, और भी बहुत सारी एक्सिस हो सकती है, उन सभी के अबाउट ये रोटेट हो सकता है। यदि हम ये डिसाइड करें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो इस वक्त जो रोटेशन इसका है वो वाई एक्सिस के अबाउट है। तो यहाँ से जो कंपोनेंट मिलेगा कर्ल का वो आपका कौन सा होगा? वाई कंपोनेंट, ठीक है ना? तो y के अबाउट में रोटेशन कर रहा हूं इसका, किसके अबाउट? y के अबाउट। ओके, तो y के अबाउट रोटेशन है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना? तो कौन सा कंपोनेंट आपको मिलने वाला है ये आपको पता चलेगा बाद में। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ये वैल्यू 0 हो सकती है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में यही वैल्यू आपकी नॉन 0 हो सकती है। तो आप देखिएगा, लेकिन ओवरऑल कर्ल क्या है? वो आपका इन तीनों कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है ओवरऑल। तो ओरिएंटेशन सेकंड में जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा? when the rectangular plane ABCD, सॉरी एग्जाम्पल को याद रखना है, प्लेन ABCD is parallel to the field vector A, then तो जब पैरेलल होगा तो ये सिचुएशन जस्ट लाइक दैट आपकी होगी कि ये सपोज करिए कि ये आपका रेक्टेंगल प्लेन है,
नाम दे दीजिए यहाँ पर A B C D, और ओरिएंटेशन हमने यही लिया था एंटी क्लॉकवाइज, जनरली एंटी क्लॉकवाइज ही हम बात करते हैं। तो फील्ड शायद आपका कुछ इस तरीके से था, तो आप जरा फील्ड को थोड़ा ध्यान से, मैंने आपको बताया है कि इनके बीच का गैप आपका बढ़ता हुआ होगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों है ये भी आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा। इस सिचुएशन में कोई बात, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स है इसलिए सभी वेक्टर्स लाइंस जो होंगी आपके सभी साइड्स के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। चाहे फील्ड की स्ट्रेंथ आपकी कम हो या ज़्यादा हो, ऊपर से नीचे आने, लेकिन इस सिचुएशन में ये डिपेंड करता है। अब देखिए कैसे डिपेंड करेगा, और मैंने यहाँ पर रोटेशनल भी लिखा है, जरूरी नहीं था कि लिखना हो, ये यहाँ पर इसका एक स्पेशल केस भी बनकर आ जाएगा। अब देखिएगा तो इस सिचुएशन में आप देखिएगा ये तो सेम एज रहेगा, जो यहाँ पर हमने लिखा था ये तो सेम एज रहेगा। तो देन लाइन इंटीग्रल अलोंग दिस कर्व अगेन विल बी सेम, A dot dl will be equals to from A to B A dot dl plus line integral from B to C A dot dl plus line integral from C to D A dot dl plus line integral from D to A vector A dot dl. But in this case द साइड, कौन सी साइड है ये आप देखिएगा, B से C और D से A वाली जो साइड है वे अब भी इस कंडीशन में भी क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी, किसके, वेक्टर फील्ड A के। बट द साइड BC एंड बोलिए BC एंड AD are also perpendicular to the field vector A. So in this case from line integral along B to C A dot dl इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल फ्रॉम, ये आपका ये ले लीजिए D टू A ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, D टू A डॉट dl वेक्टर विल बोथ आर 0। नाउ फॉर दीज टू साइड्स A टू B एंड C टू D। तो यहां पर आप जरा देख सकते हैं कि since the strength of the electric field vector field is greater than here see clearly the strength of the vector field varies from down to top या bottom to up, bottom to top आप कह सकते हैं, या टॉप डाउन जो भी आप बोले, बॉटम अप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए नीचे जो है इसकी जो स्ट्रेंथ है वेक्टर फील्ड की वो कम है और ऊपर ज़्यादा है। दैट मीन्स आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि ये वाई डायरेक्शन है तो वाई के अलोंग जो आपकी फील्ड की स्ट्रेंथ है वो वेरिंग है, यानी कि जो फील्ड की वैल्यू है वो वाई के रेस्पेक्ट में क्या है, वेरिंग है। जैसे वाई डायरेक्शन में आप मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फील्ड की वैल्यू चेंज है। दैट मीन्स जो वैल्यू फील्ड की इस साइड पे होगी वो वैल्यू फील्ड की यहाँ पर सेम नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चूंकि फील्ड आपका सेम नहीं है, यदि सेम होगा, इस बात का ध्यान रखिए, यदि फील्ड आपका सेम हुआ तो मैं यहाँ पर दो ही केस कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखिए। देयर आर टू केसेस, दो ही केस हम यूज कर लेते हैं। केस फर्स्ट, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यदि स्ट्रेंथ आपका यहां पर क्या है, सेम है, ठीक है ना। इफ वेक्टर ए इज यूनिफॉर्म, है ना, कैसा है, एक जैसा है, यूनिफॉर्म, देन मतलब कैसा है, एक समान है, यहां पर भी ऐसा ही है और यहां पर भी ऐसा ही है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा
कि जो लाइन इंटीग्रल आपका है, देखिए जितनी वैल्यू इधर से इधर होगी उतनी वैल्यू इधर से इधर होगी। लाइन इंटीग्रल a to b a dot dl will be same as line integral from d to c d to c a dot dl इक्वल होंगे। और जब यहाँ पर ये इक्वल होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a to b a dot dl विल बी इक्वल्स टू माइनस, आप यहाँ से लिमिट चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा c to d a डॉट dl, निगेटिव साइन आ जाएगा ना। इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं निश्चित समाकलन की, आप लिमिट डाउन हो जाएगी, डाउन लिमिट अप हो जाएगी। तो यहाँ से आप जब ऐसे लेकर इसे आएंगे तो a to b a डॉट dl प्लस c to d a डॉट dl वेक्टर इक्वल्स टू 0। देखिए ये दो वैल्यू तो सेपरेटली 0 हो गई, बट इन दिस केस द सम ऑफ दीज टू इंटीग्रल्स इज आल्सो इक्वल टू 0। सो द ओवरऑल वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल फॉर ए यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड बिकम्स 0। इंप्लाइज दैट, अब यहां से यदि हम बात करें इस सिचुएशन में a b c d कर्व के लॉन्ग, तो a डॉट वैल्यू की जो a डॉट dl की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 0। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इससे क्या पता चलता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक वेक्टर फील्ड में क्या हुआ। अब इसे थोड़ा सा यहीं पर रोकते हैं, मैं केस सेकंड की बात करूँगा, फिर आप देखते हैं कैसे हम इसे रिलेट करेंगे इसके फिजिकल मीनिंग से, और वहाँ से कैसे हमें इसके रोटेशन का साइंस कैसे पता चलता है अभी देखने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा इधर की साइड आते हैं, यहाँ पर आइए तो देखते हैं इसे। अभी थोड़ा लेंथी होने वाली है वीडियो, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। तो लेकिन ये आपको बुक्स में, ज़्यादातर बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, और यदि मिलता भी है तो टीचर्स ज़्यादातर इस तरह की चीज़ों को पढ़ाना पसंद नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। आप जानते हैं कंसेप्चुअल चीज़ों का ज़्यादा आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ एग्ज़ाम्स में आप जानते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड आपकी प्रॉब्लम्स आती है, तो इसलिए ज़्यादातर टीचर्स का इस पर फोकस नहीं रहता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम इस बात पर। अब मैं केस सेकंड की बात करूंगा। केस सेकंड में क्या है, इफ वेक्टर ए हैव डिफरेंट, इफ वेक्टर ए हैव डिफरेंट या ऐसा कह दीजिए कि यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है ना। वेक्टर ए इज नॉन यूनिफॉर्म, देखिए अभी मैं जो ये वर्ड आपको लिखवा रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म, देन मैंने आपको पहले ही बताया कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होगा कि फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा लेकिन फिर भी उसका कर्ल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि वहाँ पर आपका क्या हो, रोटेशन ना हो। तो भी मैंने जो ये पॉइंट्स दो आपको लिखवाई, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, एक्चुअल में यहाँ पर जो वर्ड लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा आपका रोटेशनल या नॉन लैमिलर, ठीक है ना, रोटेशनल या नॉन लैमिलर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन बिल्कुल सही है, इस सिचुएशन में हम मना नहीं करेंगे, लेकिन इस सिचुएशन में वैल्यू 0 भी हो सकती है, बट हम ये मानकर चलेंगे कि अभी यहाँ जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर इस वैल्यू की क्या है, डिफरेंट है। इस सेंस में आप इसे नॉन यूनिफॉर्म को समझकर चलेंगे, ठीक है ना। देन तब क्या होगा आप देखिएगा, आप बता सकते हैं कि जो लाइन इंटीग्रल है फ्रॉम a to b a डॉट dl विल नॉट बी इक्वल्स टू फ्रॉम, तो जो वैल्यू आपकी यहाँ a से b तक लाइन इंटीग्रल की होगी, क्योंकि वेक्टर a यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी यहाँ वैल्यू से वो क्या होगी, समथिंग डिफरेंट होगी, दैट इज डज नॉट इक्वल टू लाइन इंटीग्रल फ्रॉम c टू d a डॉट dl लाइन इंटीग्रल। तो इम्प्लाइज दैट फ्रॉम a to b लाइन इंटीग्रल a डॉट dl डज नॉट इक्वल्स टू माइनस d to c, सॉरी इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आप इसे d to c ये ही करिए, a to b एंड d to c। देन
लिमिट कन्वर्ट कर दीजिए सी टू डी ए डॉट डी एल, ठीक है ना। अब इसे इम्प्लाइज दैट करके आप लिखिएगा फ्रॉम ए टू बी ए डॉट डी एल विल प्लस ए डॉट डी एल वेक्टर फ्रॉम सी टू डी डज नॉट इक्वल टू 0। अब आप यहां पर देखिए ये दो टर्म आपकी ऑलमोस्ट 0 है और ये नॉन 0 है, दैट मीन्स द सम ऑफ दीज फोर इंटीग्रल्स विल नॉट बी इक्वल्स टू 0। So from this we can say that the line integral along this curve a b c d a dot dl does not equals to 0। अब आप यहाँ पर देखिए कि जब हमने एक फील्ड की बात की थी तो अब इस सिचुएशन में आइए सबसे पहले केस फर्स्ट वाले में। केस फर्स्ट की यदि हम बात करें तो उस सिचुएशन में आपने देखा कि सबसे पहले फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में था। सबसे पहले हमने क्या किया कि आपका जो प्लेन था वो समथिंग लाइक दिस था। इस सिचुएशन में आपने देखा कि जो लाइन इंटीग्रल है वो 0 हुआ। फिर आपने इसे रोटेट किया ऐसे, और रोटेट करने पर क्या देखिए रोटेट वर्ड हो गया। रोटेट करने पर इस सिचुएशन में ले गए 90 डिग्री रोटेशन करने के बाद तब भी लाइन इंटीग्रल 0। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं इस सिचुएशन में कि जब इस सिचुएशन में 0 वैल्यू, इस सिचुएशन में भी 0 वैल्यू, ठीक है ना। आप देखिए जरा समझने की कोशिश कीजिए, इस सिचुएशन में वैल्यू 0 हुई और फिर इस सिचुएशन में वैल्यू 0 हुई, और फिर जब आप ऐसे घुमा कर ऐसे लाएंगे तब फिर 0 हो जाएगी, और फिर ऐसे जब 360 घुमा देंगे तब भी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि 0 से 90 के बीच में जो इसके डिफरेंट ओरिएंटेशंस होंगे प्लेन के, उनमें भी इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है ना। अब आइए इस केस में, जब इस केस की बात करेंगे तो जब आपने देखा कि जब वो इस सिचुएशन में थे तो लाइन इंटीग्रल आपका 0 था, जब इसे आपने 90 डिग्री रोटेट कराया तो इसकी वैल्यू क्या मिली आपको नॉन 0 मिली। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप इस प्लेन को रोटेट कराते हैं तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू में क्या आती है चेंजिंग आती है, ठीक है ना। और इन सभी 360 एंगल्स की यदि बात की जाए या 90 डिग्री जो भी जितना आप रोटेशन लेते हैं 360 का, तो इन 360 डिग्री के इस रोटेशन में इस प्लेन का कहीं ना कहीं एक ऐसा ओरिएंटेशन जरूर होगा जिस ओरिएंटेशन पे इस क्लोज लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इस रोटेशन की, तो ये यदि वाई एक्सिस है तो अबाउट वाई एक्सिस रोटेशन है, तो यदि वाई एक्सिस के अबाउट ये रोटेशन है तो ये आपका हो जाएगा कंपोनेंट। एक कंपोनेंट हुआ आपका कर्ल का, जिसे हम बोल सकते हैं कि वाई कंपोनेंट ऑफ द कर्ल। तो ऐसे ही आपका इसके परपेंडिकुलर लेंगे तो ये वाला एक रोटेशन हो सकता है, इसी के तरीके से ये वाला रोटेशन हो सकता है। तो इस तरीके से हम अभी एक कंपोनेंट की ही बात कर रहे हैं, कंबाइन करेंगे बाद में सभी कंपोनेंट। जब इसके हम फिजिकल मीनिंग निकालने के बाद इसके आर्टिकल को ड्राइव करेंगे तो इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इसका जो रोटेशन है, रोटेशन का सेंस निकल आता है, क्योंकि हम अपने प्लेन को रोटेट कराते हैं और रोटेट कराने पर वो पर्टिकुलर सिचुएशन ढूंढते हैं कि जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस क्लोज लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हमें क्या मिलेगी मैक्सिमम मिलेगी। तो जिस ओरिएंटेशन में इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है, उस लाइन इंटीग्रल की उस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में मैक्सिमम वैल्यू पर यूनिट एरिया ऑफ दैट प्लेन, जिस प्लेन में हमने ओरिएंटेशन लिया था वो कहलाता है कर्ल ऑफ दैट फील्ड, ठीक है ना। तो अब देखिए इससे डेफिनेशन निकल के आई और रोटेशन का एक साइंस भी निकल के आया, आपने अभी देखा। तो जैसे हमने पहले बताया था कि रोटेशनल और इरोटेशनल का जो मीनिंग हमने बताने की कोशिश की थी कि वो कैसे बताता है, तो यहाँ से एक्चुअल में शायद मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में हम देखते हैं फील्ड का रोटेशन वहाँ पर, और हमने यहाँ पर किसे रोटेट कराया अपने प्लेन को, ठीक है ना। तो यदि आप प्लेन को रोटेट कराएंगे, सपोज कीजिए कि इस सिचुएशन में आपका ये भी कर्ल कर रहा है, मुड़ रहा है आपका फील्ड, तो आपका जो ओरिएंटेशन होंगे डिफरेंट तो उसके साथ साथ आपका फील्ड भी घूम रहा है, तो शायद फिर पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको नॉन जीरो वैल्यूज़ मिले,
तो आई थिंक आपको इसका फिज़िकल मीनिंग क्लियर हुआ होगा। तो यही एक तरीके से इसके फिज़िकल इंटरप्रिटेशन है। तो अब मैं इसे डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा, इन दोनों सेंस को जोड़ने की, लेकिन इसे अन्यथा मैं ना लें। यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म का मतलब डिफरेंट है। आप यहाँ पर चाहे तो नॉन यूनिफॉर्म ना लेकर नॉन लैमेलर ले सकते हैं, तब उस सिचुएशन में ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं लैमेलर। तो कभी किसी कोई ऑब्जेक्शन करे तो सिर्फ समझाने के पर्पज़ से मैंने ऐसा लिया, और अदरवाइज़ आप करना चाहे तो आप एक यहाँ पर फील्ड का आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है, आप ये केसेस हटा दीजिए और डायरेक्ट इस केस को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, ठीक है ना। अब मैं इसे डिफाइन करने की कोशिश करूँगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, और फिर उस डेफिनेशन के बेस पर हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि डायरेक्शन का सेंस है इसके पास। तो जब डायरेक्शन का सेंस है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी, और पहले हमने मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन भी इसका दिया है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो इसके पास आपका क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो इसे डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो अब इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। चलिए यदि डेफिनेशन की बात की जाए तो आप देख लीजिएगा डेफिनेशन फिजिक और एग्जाम्पल रह गया है एक, तो एग्जाम्पल ये वाला रह गया, एक फिजिकल एग्जाम्पल भी आपको इसका देने की कोशिश करूंगा। ये लास्ट में याद रहा, द कर्ल of any vector field is a vector again whose magnitude at any point, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर है तो शायद वेक्टर फील्ड भी हो सकता है, वेक्टर फील्ड है तो फिर उसके बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो कि हर पॉइंट पे आपको डिफाइन करना होगा। एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, मैक्सिमम, ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट फील्ड वेक्टर A पर यूनिट एरिया along the of that field वेक्टर A, ठीक है ना, वेक्टर A
और ये लाइन इंटीग्रल किसके अराउंड है, एक कर्व है जो आपका इस पॉइंट के क्या होगा, अराउंड है, जो कि हमने इस प्लेन की बात की थी। ऑफ दैट फील्ड वेक्टर ए पर यूनिट एरिया ऐसे कर सकते हैं आप, along the boundary, along the boundary of any infinitesimal plane around that point, around that point, या इसे यहाँ से हटा दीजिए, along the boundary of any infinitesimal plane around that point, पर यूनिट, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, पर यूनिट एरिया ऑफ दैट प्लेन। ठीक है ना, ये तो आपका हो गया, ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर। फिर अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए आप एक्चुअल में यहीं पर देख सकते हैं कि कैसे मैं डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो आपको ये ओरिएंटेशन दिया है, ठीक है ना, आपको अपने राइट हैंड को क्या करना है, कर्ल करना है, या आप राइट हैंड स्क्रू रूल लगा सकते हैं कि ऐसे करके। तो इसके अलोंग आपको जो आपने प्लेन लिया है, इसके अलोंग आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड क्या करना है, टर्न करना है, कर्ल करना है, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसे रिप्रेजेंट करेगी, वही डायरेक्शन किसे रिप्रेजेंट करेगी, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी डायरेक्शन। एंड द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल ऑफ वेक्टर ए एंड द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड वेक्टर ए is perpendicular to the जब आप ऐसे टर्न करोगे तो परपेंडिकुलर आएगी, is perpendicular या नॉर्मल perpendicular to the plane, is perpendicular to the plane of infinitesimal area, plane of infinitesimal area। अब ये इनफाइनाइटसिमल एरिया है, और जो प्लेन है वो प्लेन के तो बहुत सारे ओरिएंटेशन है। उसमें कौन से ओरिएंटेशन की हमने बात की थी, when the plane, when the line integral, when the value of line integral is maximum, जब लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, तब उस सिचुएशन की हम बात करेंगे, है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इनफाइनाइटसिमल एरिया यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल। जैसे आपने पढ़ा हुआ दाएं हाथ का पेचकस का नियम, या वो लगा लीजिए, दाएं हाथ का हथेली का नियम लगा लीजिए, ठीक है ना। तो आपके पास दोनों तरीके हैं। सपोज करिए कि वो प्लेन आपका यही वाला है, तो आप इसका ओरिएंटेशन देखिए और ऐसे आपको क्या करना है, टर्न।
तो कर्ल की डायरेक्शन आपकी ये हुई, यानी कि जो एक्सिस आपकी रोटेशन की होती है वही एक्सिस आपकी क्या होगी, कर्ल की होगी। तो इस तरीके से अब इसे मैथमेटिकली कैसे शो किया जाए, अब वो देखना है। अब वो प्लेन कौन सा है वो तो अब पर्टिकुलर सिचुएशन में ही पता चलेगा एनालाइज करके। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे डिफाइन किया जाए। दैट इज कर्ल ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल अलोंग ए क्लोज्ड कर्व ए बी सी डी में बी लाइक दिस, एनीथिंग जो भी होगा, या कोई भी कर्व हो सकता है, आप छोड़ दीजिए इसे अब तो, क्योंकि कोई भी कर्व हो सकता है। यहाँ पे आपका वेक्टर ए हो गया डॉट डी एल एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा, ये आपका एरिया हो गया उस कर्व का। और इनफाइनाइट सिंबल आपको करना है, क्योंकि हम एक पॉइंट पर डिफाइन करते हैं, तो इसलिए इसे हमें क्या करना होगा, बहुत छोटा करना होगा, लाइक दैट। एक्चुअल में कर्ल की डेफिनेशन ये होती है जो कि आपको जनरली बुक्स में लिखी हुई नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जनरली हम उस चीज़ का डिस्कस करते हैं जो कंसेप्ट है ही नहीं, सिर्फ आप एक फॉर्मूले को स्टडी करते हैं बुक्स में, उसका कंसेप्ट एक्चुअल बुक में आपको दिया ही नहीं है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप देखेंगे कि कैसे हम अपना जो कर्ल है उसे डेल ऑपरेटर की फॉर्म में डिफाइन करेंगे, और कैसे ये पॉसिबल होगा आप ज़रा देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसलिए वो जो सेक्शन है आपका, जो नेक्स्ट सेक्शन है, वो हम अनदर वीडियो में आपको डालने को बताएंगे, ठीक है। बट इस बारे में यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा कि अब हमें जो कर्ल निकालना है वहाँ पर ओरिएंटेशन वो लेना है जिसमें क्या हो, आपका लाइन इंटीग्रल की वैल्यू मैक्सिमम हो, ठीक है ना। तो और उसमें भी आपके 3 कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। तो तीनों कंपोनेंट की मुझे बात करनी होगी, तो मैं उस आर्टिकल में अपने तीनों कंपोनेंट को अलग अलग कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, और वो लाइन इंटीग्रल लेने की कोशिश करूँगा जिसमें उस फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो बने रहिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो अब बात करता हूँ, मैंने एग्जाम्पल कहा था, तो सबसे पहले मैं फिजिकल एग्जाम्पल की इसकी बात करूँगा कि फिजिकल एग्जाम्पल आप इसका इसके लिए क्या हो सकता है। तो आप देखिएगा, आपको पता होगा कि जब वाटर फ्लो करता है तो आपने देखा होगा कि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम भी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि जब वाटर फ्लो करता है तो उसकी जो सबसे अपर लेयर होती है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और लोअर लेयर्स की वेलोसिटी कम होती है, जस्ट लाइक दिस। ए से इसकी वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है नहीं। तो ए से इसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी कम होती हुई जाएगी, और जो सबसे लास्ट की लेयर होगी वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, v इक्वल्स टू 0, क्योंकि उसे हम शो नहीं कर सकते यहाँ पर। तो सपोज करिए कि आपके पास यहाँ पर एक क्या है, पैडल व्हील है। पैडल व्हील मतलब कि एक आपके पास यहाँ पर क्या है, ये जैसे क्या कहेंगे कि जस्ट लाइक दिस, कुछ इस टाइप का आपके पास है, और जस्ट लाइक दिस, जैसे टरबाइन होती है ना ऐसे, ये इस तरह। तो अब क्या होगा कि जैसे पानी का फ्लो होगा और पानी की लेयर इससे इंटरेक्ट करेगी, तो इसका फ्लो ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा, इसकी कम है, तो ये इस पर प्रेशर ज़्यादा लगाएगी और इस पर प्रेशर कम लेगा, जिसके कारण ये टरबाइन आपकी या पैडल व्हील ए से टर्न कर जाएगा, ठीक है ना। ए से टर्न करेगा, और जब ऐसे टर्न करेगा तो ये आपका ऐसे घूमेगा, और इसकी जो रोटेशन होगा वो इस एक्सिस के अबाउट होगा। तो ये एक तरीके से कर्ल का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे, इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। ये आपका हो गया फ्लो ऑफ लिक्विड या वाटर, और ये आपका हो गया पैडल व्हील, ओके। अनदर एग्जाम्पल की बात कर रहे थे हम एग्जाम्पल, कि जैसे मैंने जो फील्ड लिया वो सपोज करिए कि वेक्टर ए आपके पास कोई है, और ये आपने ले लिया वाई आई कैप। तो यदि आप इसका कर्ल निकालते हैं, तो कर्ल निकाल कर देखिएगा, तो कर्ल ऑफ वेक्टर ए, तो आप इसमें देखिएगा कि कर्ल ऑफ वेक्टर ए जब आप निकालते हैं डेल क्रॉस ए की हेल्प से, तो यहाँ से आप देखेंगे आई थिंक माइनस के कैप आएगा आपका। तो चेक करिएगा, मुझे पता, मैं निकाल कर देख लीजिएगा आप लोग, तो क्या आएगा, क्योंकि वाई वाला लोगे तो ये वाला 0, जे वाला भी 0 हो जाएगा। जब आप के वाले की बात करोगे तो
तो के वाले में आप हाँ चलिए सही है, माइनस के क्या पाएगा। यदि मैं इसे यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेट करना चाहूँ, बनाना चाहूँ जियोमेट्रिकली, तो आप देखिएगा कुछ इस तरीके सिचुएशन होगी। ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देखिए ये जो है आपका फील्ड जो है एक्स से इंडिपेंडेंट है, जेड से इंडिपेंडेंट है, वाई पर डिपेंडेंट है। तो जब वाई की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया। जब वाई की वैल्यू समथिंग लाइक कुछ होगी 1 मान लीजिए, तो देखिए इसकी डायरेक्शन इधर होगी, लेकिन x की वैल्यू वेरी होने से इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ए से हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये फिर आपने y की वैल्यू बढ़ाई तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो एरो की लेंथ बढ़ गई, तो इस तरीके से। फिर आपने क्या किया कि y की वैल्यू बढ़ाई, इसकी लेंथ बढ़ी, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर वैल्यू की इसकी बढ़ाओगे तो ऐसे लेंथ बढ़ जाएगी, तो ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि आपको इसमें रोटेशन दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इसमें जेड एक्सिस के अबाउट आपको रोटेशन मिल रहा है, क्योंकि लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो आपकी डिफरेंट ओरिएंटेशन में डिफरेंट है, और एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में उस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या है आपकी मैक्सिमम है। क्लियर है ना। तो अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखते हैं, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यदि आप देखिएगा कि ऐसे यदि आप इसमें यहाँ पर एक प्लेन बनाए और ऐसे मूव करें ऐसे, तो आप देखेंगे सभी पॉइंट्स पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। दैट मीन्स आपका फील्ड जो है वो रोटेशनल प्रॉपर्टी का है, कि रोटेशन में आपको आप रोटेट कर रहे हैं ना उसमें, तो रोटेट करने पर आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती है। ऐसा नहीं कि फील्ड रोटेट कर रहा हो, कुछ सिचुएशन फील्ड रोटेट करता है और कुछ सिचुएशन में आप देखो कि आपको रोटेट करने से वहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी। लेकिन यदि आप यहाँ पर ये देखें कि मैंने प्लेन के से लिया, कि मैंने प्लेन ए से लिया इस सिचुएशन में, तो आप ऐसे रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे कि जेड एक्सिस में कोई चेंजिंग नहीं है, ये लेयर आपकी एज इट इज़ मिलेगी। तो उस कंडीशन में यदि आप ऐसे रोटेट करते हैं तो उस सिचुएशन में आप देखते हैं कि आपको ये वैल्यूज़ क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो यानी कि वो सिचुएशन में आप देखेंगे कि इसमें कोई उस कंडीशन में रोटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आपको वीडियो देखने में अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।